नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र विश्वकर्मा आज लेकर आया हूं आपके लिए क्षेत्रमिति। और ये क्षेत्रमिति का हमारा दूसरा भाग है। इसके पहले कुछ हम बेसिक चीजें क्षेत्रमिति की देख चुके हैं कि हम क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में आज हमें पढ़ना है सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में हम कल देख चुके हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो कुछ समबाहु त्रिभुज से संबंधित या इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जैसे कि इससे संबंधित फॉर्मूले हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप और शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, ये सब चीजें आज हमें देखनी है। तो पहले हम कुछ समबाहु त्रिभुज से संबंधित चीजें देख लें। पहले इसकी परिभाषा जो हमने कल भी देखी थी आज भी देखेंगे। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर हैं तो कोई भी कोण कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि इसमें मेंशन किया 60-60 डिग्री के तीनों कोण, तो अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए, हम जैसे लिखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के हैं तो कुल योग भी इनका 180 डिग्री होगा। ये तो हमने एक नई चीज देखी है आज और ये फैक्ट है। ये ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन सा त्रिभुज है जिसके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, तो वह समबाहु त्रिभुज होता है। अब हम देखते हैं इसके कुछ फॉर्मूले। जैसे कि हम पहला फॉर्मूला देखें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसके लिए हम लिखेंगे करनी 3/4 गुणित भुजा स्क्वायर। देखिए जैसे कि इसमें भी लिखा है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो करनी 3/4 भुजा स्क्वायर। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन उठाते हैं हम। जैसे कि हमने ये क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 करनी 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। सीधी सी बात है, समबाहु त्रिभुज है और इसमें भुजा दी गई है। तो इसमें लिखा है, देखिए इसमें लिखा है भुजा बराबर है 4 करनी 3 और क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है इसके लिए हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर करनी 3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 4 करनी 3 का वर्ग। देखिए हम ये लिख सकते हैं। अब इसका हमने मेंशन किया या मान रखा तो हमें मिलेगा 3/4 गुणित 4 चौके 16 गुणित 3। क्यों मिलेगा? क्योंकि 4 में अगर 2 की घात लगाते हैं तो 16 प्राप्त होगा। और यदि करनी में कोई संख्या है, यदि उसका उसी में गुणा करते हैं तो करनी हट जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूं 3 करनी 3 लिखे हैं, यदि इनका गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 3। इस तरीके से हमें 16 गुणित 3 प्राप्त होता है। अब देखिए 4
तो ये 16 कैंसिल करेंगे तो 4 बार हो जाएगा। देखिए 4 गुणे 3 करते हैं तो 12, और हमें यहाँ पर करनी में 3 वापस रहेंगे, तो इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा 12 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में देखेंगे हम दूसरा फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले के लिए दूसरे फॉर्मूले में लिखा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखिए इसमें लिखा है 3 गुणित भुजा। जब किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो जोड़ना है या फिर 3 का गुणा करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए लिखा जाएगा 3 गुणित 4 करनी 3। इस तरीके से भी हमें मिलेगा 12 करनी 3। ये भी त्रिभुज की परिमाप होगी। अगला देखेंगे हम शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई। सबसे पहले तो हमें समझना है शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है। इसी में देखेंगे जो ये चित्र बना है, सबसे पहले हम इस चित्र को समझेंगे। देखिए ये तीनों भुजाएं दी गई हैं, भुजा ए और भुजा ए, आपस में 3 बिंदु, ये तीनों भुजाएं और जो कि आपस में बराबर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु है इसे कहा जाता है शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु से यदि कोई रेखा खींची जाती है जो 90 डिग्री का सामने वाली भुजा पर कोण बनाती है तो उसे लंब कहा जाता है। लंब से तात्पर्य है कि देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, यही कहलाता है शीर्ष लंब। इसमें चित्र में शीर्ष लंब के लिए एडी से प्रदर्शित किया गया, जहां पर शीर्ष लंब एडी है, जहां पर शीर्ष लंब एडी है। और इसका मान कैसे निकाला जाता है तो इसके लिए भी फॉर्मूला है। जैसे कि फॉर्मूला लिखा है शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई करनी 3/4। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हमें ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, करनी 3/4 गुणित भुजा। अब एक छोटी सी कंफ्यूजन है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला और शीर्ष लंब का फॉर्मूला लगभग एक जैसा है, सिर्फ अंतर यह है इस फॉर्मूले में देखिए इसमें भुजा स्क्वायर है। यदि इसमें से भुजा स्क्वायर हटा दिया जाए, देखिए यहाँ पर, तो ये शीर्ष लंब के लिए फॉर्मूला बन जाता है। अब इसी त्रिभुज में जहां ये क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 करनी 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 करनी 3 है तो उसका शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यही शीर्ष लंब बराबर होगा करनी 3/4 गुणित भुजा। भुजा का मान इसमें 4 करनी 3। देखिए यहाँ पे 4 से 4 हम कैंसिल कर देंगे और करनी 3 में करनी 3 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 3। ये हमारा आंसर होगा शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब हमारा 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। ये हमारा शीर्ष लंब।
और समबाहु त्रिभुज के हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उन्हें हमने देख लिया है। अब देखना है हमें समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए अच्छे से समझेंगे ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए समद्विबाहु जिस त्रिभुज की, इसकी सबसे पहले हम एक बार और परिभाषा देख लें। जिस त्रिभुज कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, कोई भी हो सकती है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में की एक विशेषता और होती है, इसके दो कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं, उसी प्रकार से समबाहु त्रिभुज में आपस में दो कोण बराबर होते हैं। जैसे हम एक त्रिभुज लेके चलें जिसकी दो भुजाएं समान हैं, हमने ये त्रिभुज बनाया। अब इस त्रिभुज में देखिए, पहले हम इसको मेंशन कर दें ए, बी और सी। अब कोण बी यदि x है तो कोण सी भी x ही होगा, जबकि कोण ए अलग होगा। क्यों? क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज होता तो ये तीनों चीजें आपस में, तीनों कोण आपस में बराबर होते, तो इसको लिखा जाएगा कोण बी बराबर कोण सी, या फिर इसके बाद में बराबर नहीं है कोण ए। इस चित्र के अनुसार ये लाइन लिखी जा सकती है। आशा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब देखते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान के चलें समद्विबाहु त्रिभुज जो हमने बनाया है, ये ए है, ये बी है और ये सी। यदि ये रेखा 10 सेंटीमीटर की है या भुजा 10 सेंटीमीटर की, तो सामने वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर की होगी। और जो तीसरी भुजा है इसको हम कम मान के चलते हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर की हो गई। अब देखिए भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, इसको लिखा जाएगा भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी जो 10 सेंटीमीटर है, जबकि भुजा बी सी है 8 सेंटीमीटर। हमने इसके लिए यूनिट दी है 8 सेंटीमीटर दी है, तो सेंटीमीटर में इसको हम पढ़ रहे हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के लिए हम क्षेत्रफल का जो सूत्र है उसका कैसे अप्लाई करेंगे ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए इसमें लिखा है b/4, b/4 ऐसी भुजा जो बराबर नहीं है, जो विषम भुजा है, उसके लिए हम b मान के चलेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं अलग से लिख दें, ये b भुजा है। ध्यान से देखिएगा, ये b भुजा है, ये जो भुजाएं बराबर हैं वो a है, ये a भुजा है, जबकि ये b भुजा है। तो इस तरीके से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल होगा b/4 गुणित, या फिर सीधा सीधा हम करनी में भी लिख सकते हैं 4a² माइनस b²। देखिए इस तरीके से फॉर्मूला है, इसका हमें मान रखना है। अब हम मान रखेंगे इसमें b का मान जहां 8 है तो यहाँ हो जाएगा 8/4, करनी में आ जाएगा, यहाँ पर इसमें लिखा जाएगा 4 गुणित 10 के ऊपर 2 की घात माइनस, अब b का मान 8 है तो b बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्योंकि इसको समझने में यदि दिक्कत है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a बराबर 10 और b बराबर 8। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इसको हम आगे हल करते हैं तो 4 से 4 एकम और 4 दूनी। आप 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा, 100 गुणित
4 करेंगे तो हमें मिलेगा 400। 8 में यहाँ पर हम पहले 2 लिख, फिर इसके बाद में करनी में इसका गुणा करते हैं। 400 माइनस 64। अब आ जाएगा यहाँ पर हमें मिलेगा करनी में 336। ये आ जाएगा 2 गुणित 336, क्योंकि 400 में से यदि हम 64 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 336, जबकि 2 से गुणा कर रहा है। यदि हम 336 के गुणनखंड तोड़ दें तो हमें एक आंसर प्राप्त हो सकता है या होगा, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हमें इसका आंसर प्राप्त नहीं हो। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये आपके लिए मात्र और मात्र फॉर्मूले कैसे लगाने हैं ये समझाने के लिए कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, या फिर अगली चीज हम देखें तो इसमें अगला है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हम देखेंगे परिमाप। परिमाप होगा 2a प्लस बी। 2a प्लस बी क्यों होगा? क्योंकि इसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं जिन्हें हम a मान के चल रहे हैं, और हमने इन्हें अभी 10 माना था। इनकी लंबाई जो मानी थी 10 सेंटीमीटर। जो दूसरी भुजा है b, इसे हम मान के चल रहे थे 8। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 गुणित 10 धन 8, तो हमें मिलेगा 28। ये हमारी परिमाप है और इस तरीके से हम इसका मान रख सकते हैं। अब देखेंगे हम तीसरा फॉर्मूला है शीर्ष बिंदु ए से डाले गए लंब की लंबाई। जो हमारा तीसरा है वो है तीसरा शीर्ष बिंदु ए से डाले गए लंब की लंबाई। इसमें भी लंब की लंबाई कुछ वैसे ही व्यक्त कराएंगे। देखिए इसमें चित्र में, इस चित्र को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। जहां पर देखिए ए लिखा है, ये त्रिभुज ABCD, त्रिभुज में ये मेंशन किया गया है ABCD, और त्रिभुज है हमारा ABC। जहां पर देखिए इस त्रिभुज में ABC ये त्रिभुज है। A से D तक शीर्ष लंब डाला गया जो कि भुजा BC पर लंब है। यदि आपके लिए AD का मान निकालना है, AD मतलब शीर्ष लंब, यदि आपको इसका मान निकालना है तो आपके लिए फॉर्मूला होगा करनी 4a² माइनस b² अपॉन 2। तो इसके लिए देखिए हम मान निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको अलग कर दें। यहां पर लिखेंगे हम शीर्ष लंब। शीर्ष लंब के लिए इसमें हमने 10, ए बराबर माना है हमने 10, जबकि बी बराबर माना है हमने 8। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पर होगा 4a², ए मतलब 10 का वर्ग, माइनस
b मतलब 8 का वर्ग बटे 2। इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले में इन सभी की वैल्यू रखी। अब इसको लिखा जाएगा 400 माइनस 64 बटे 2। इसको हम लिख सकते हैं 336 बटे 2। ये हमारा शीर्षलंब है। कर्णी 336 बटे 2 हमें शीर्षलंब प्राप्त हो रहा है। आशा करता हूं कि आपके लिए फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे कि हमें किस तरीके से इनका उपयोग करना है। क्या होता है कि फॉर्मूले तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट के साथ में ये दिक्कत होती है कि आखिर हम इनका उपयोग कैसे करें या इन्हें कैसे लगाएं, इनका मान कैसे रखें। तो आज हम वही पढ़ रहे हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज हम देख चुके हैं। अब देखना है हमें विषमबाहु त्रिभुज। सबसे पहले तो हम विषमबाहु त्रिभुज के लिए एक बार परिभाषा पढ़ लें, जो हमने कल पढ़ी थी, आज फिर पढ़ते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हों या इनकी लंबाई बराबर ना हो एक दूसरे से या किसी प्रकार से, तो इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इनके तीनों कोण बराबर नहीं होते, कोई भी कोण एक दूसरे से बराबर नहीं होता है, क्योंकि यह विषमबाहु त्रिभुज है। अब देखिए, ये बेसिक चीज है। अब सबसे पहले तो हम इसका एक फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला अधिकांश त्रिभुज के लिए सबसे बचपन में जो छोटी क्लासें होती हैं, 6वीं 7वीं 8वीं, उनमें इस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इसके लिए लिखा है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। देखिए, हम इस त्रिभुज में समझते हैं, जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज में बिंदु ए, बी और सी। त्रिभुज ए बी सी में आधार है BC। देखिए, इसके लिए हम लिखेंगे आधार है BC। BC की कोई भी हम एक लंबाई लेके चलते हैं, जैसे मान के चले हम इसकी लंबाई लेके चलते हैं 15 सेंटीमीटर। अब लिखा है इसमें ऊंचाई, इसमें लिखा है ऊंचाई। देखिए, इसमें तीसरी ऊंचाई लिखा है, तो ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई होगी AD, जबकि आधार होगा BC। आधार होगा BC और ऊंचाई होगी AD। तो इसके लिए हम लिखते हैं इसमें ऊंचाई है AD। इसमें AD की लंबाई नहीं दी गई है, तो इसके लिए भी हम मान के चलें कि AD की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। यदि इस तरीके से आपके लिए लंबाई दी गई है या आधार का मान दिया गया है, तो इस चित्र में जैसे कि हम मेंशन करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दिया है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है यहाँ से यहाँ तक या इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक, जिसका मान है 10 सेंटीमीटर। यदि ये चीजें दी गई हैं तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इसमें लिखा है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। एक बटे दो आधार। देखिए, आधार को माना है हमने 25, जबकि ऊंचाई को माना है हमने 10। इस तरीके से हम 2 से यदि कैंसिल करते हैं तो ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, और 5 से गुणा करेंगे 25 में तो हमें 125
मिलेगा। ये हमारा आंसर है। जैसे कि हम पहले एक फॉर्मूला देख चुके हैं जो आधार और ऊंचाई के आधार पर। अब देखना है हमें दूसरा फॉर्मूला जो विषमबाहु त्रिभुज के लिए, जो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं और इनके मान दिए गए हैं, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं परिमाप, जहां परिमाप का मान होता है a धन b धन c। ये होती है परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग। देखिए जैसे कि हम a का मान के चलें, ए के लिए हम इसको 10 मान के चलते हैं, इस भुजा को हम 12 मान के चलते हैं और इस भुजा को हम 8 मान के चलते हैं। इस तरीके से हमने 3 भुजाएं मानी और इन भुजाओं के आधार पर हम तीसरे फॉर्मूले को समझेंगे कि इसका उपयोग हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम निकालें परिमाप। परिमाप हो जाएगी 12 धन 10 धन 8। इस तरीके से हमें कुल मिलेगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में मेंशन किया है। अब आता है त्रिभुज का फॉर्मूला जो विषमबाहु त्रिभुज के लिए, इसे हम हैरो का सूत्र भी कहते हैं। इसे हम हैरो का सूत्र कहते हैं। ये हैरो का सूत्र है। इसमें देखिए जहां एस लिखा है, एस बराबर, ये परिमाप का आधा होता है, ये होता है परिमाप का आधा। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस बराबर होता है परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2। इसको लिखा जाएगा 30 बटे 2, तो हमें मिलेगा 15। हमने इसमें एस का मान निकाल लिया। अब देखिए फॉर्मूला, जहां पर करणी में पहले एस है, फिर एस में से ए घटाया, फिर एस में से बी घटाया और एस में से सी घटाया, ये आपस में गुणा में है। इसका हम मान रखते हैं कि क्षेत्रफल का मान कैसे निकालें। तो इसके लिए होगा करणी 15 माइनस 10, 15 माइनस 12, 15 माइनस 8। इस प्रकार से हमने इसका मान रखा। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो हमें मिलेगा 15 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 7। देखिए 15 गुणित 5 करते हैं तो 15 तिया 75 होगा। 75 में यदि हम 3 का गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 225। 225 गुणित 7। इस तरीके से हमें मिलेगा 15 करणी 7 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा फॉर्मूला है और इसके द्वारा हम आगे हल भी कर सकते हैं। इसका हमने मान रखा। विषमबाहु त्रिभुज की परिमाप के लिए हम बता चुके हैं। तो आज के लिए हमने जो पढ़ा उसमें देखा है कि 3 त्रिभुज हैं और इन तीनों त्रिभुज से में जो फॉर्मूले लगाए जाते हैं इनका कैसे हमें उपयोग करना है। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करना और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।